अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एमजीटी 503 की लेक्चर सीरीज़ का आज 31वां लेसन है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्पैन ऑफ कमांड। स्पैन ऑफ कमांड क्या होती है, सेंट्रलाइजेशन क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन, लाइन स्टाफ अथॉरिटी क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो हम मेथड ऑफ वर्टिकल कोऑर्डिनेशन है, वर्टिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है कि आप ये देखें कि जो एक्टिविटीज़ का लिंक होता है टॉप टू बॉटम, यानी टॉप पे एक बंदा है, उसको मिडिल ने पे एक बंदा है और एक फिर लोअर लेवल पे, लोअर लेवल वाले मिडिल वाले को जवाब देंगे, मिडिल वाले जो है वो अपर वाले लेवल पे जवाब देंगे। यानी कि एक सीक्वेंस होता है, वर्टिकल सीक्वेंस, ऊपर से लेकर नीचे तक, टॉप टू बॉटम। तो ये वर्टिकल कोऑर्डिनेशन होती है। अब हम देखेंगे फॉर्मलाइजेशन क्या होती है। फॉर्मलाइजेशन ये होती है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें पॉलिसीज़ हो, रिटन पॉलिसीज़ हों, रूल्स हों, प्रोसीजर्स हों, जॉब डिस्क्रिप्शन मौजूद हो, किसने किस तरह काम करना है। तो एक यानी कौन सा काम इस हालात में होगा, नहीं होगा, जो सारे रूल्स प्रोसीजर्स रिटन होते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल बनाते हैं। यानी कि इनफॉर्मल नहीं है कि जब भी जो चाहे आ जाए, जब जो चाहे काम कर लेगा, नहीं। एक फॉर्मल रूल्स रिटन पॉलिसीज़ हैं कि इस टाइम पे आना है, ये काम इस तरह होगा, इस तरह से बैठना है, फ़लाँ ने वहाँ जाना है, फ़लाँ ने ये काम करना है। तो ये जो रिटन रूल्स पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स, जॉब डिस्क्रिप्शन कि फ़लाँ ये काम करेगा, उसकी ये अथॉरिटी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये क्या हैं, फॉर्मलाइजेशन में आती हैं। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनको जो है वो फॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि फंडामेंटल डिसीजंस डू नॉट हैव टू बी मेड। ठीक है, क्योंकि उनके जो बुनियादी डिसीजंस होते हैं वही नहीं लिए गए हुए होते। तो इन एटिकेट्स विल बी लाइकली सोकर विल बी लेस लाइक सोकर, कि मतलब मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनको फॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो फंडामेंटल डिसीजंस हैं वो ज़रूरी होते हैं। वो आपने पहले ही अगर लिए होंगे तो बार बार नहीं लेने पड़ेंगे। यानी आपको पता हो कि जो मैनेजर के लेवल पे होगा उसका ये ग्रेड है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको पहले से फॉर्मल बनाने के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, फॉर्मल बन जाएगी तो मतलब कुछ मेन 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 चीज़ें जो हैं बार बार रिपीट होनी है, तो आप उनको एक ही बार सेट कर दो। फिर उसके बाद है कि अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये भी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं रूल्स, तो इसका भी फ़ायदा जो है नुकसान होता है। इसमें क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाएँ तो जो है वो कम्बरसम ऑपरेशंस हो जाते हैं, कि स्लोनेस आ जाती है रिएक्टिंग टू चेंज। अब एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो अब कोई चेंज आए, मार्केट में चेंज आ जाता है या माहौल में चेंज आता है, तो उनके लिए उस माहौल जो है उस पे रिएक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, भाई कुछ भी हो जाए जनाब, 9 बजे ऑफिस खुलना है। ठीक है, 9 बजे ऑफिस खुलना है, लेकिन गर्मियों और सर्दियों के लिहाज से फिर मुश्किल हो जाता है ना चेंज करना हालात को। इस तरह जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त रूल्स होते हैं वहाँ मुश्किल हो जाता है काम करना। दूसरी बात है कि जो लो लेवल पे क्रिएटिविटी और इनोवेशन खत्म हो जाती है। स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे तो लोग जो है वो खुल के काम नहीं कर सकेंगे, डर होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी तो लोग खुल के बात नहीं करेंगे, तो क्रिएटिव नहीं बनेंगे, इनोवेशन नहीं होगी, उनके माइंड स्टक हो जाएंगे, बस उन्हें यही होगा कि यार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करो और निकलो यहाँ से। तो ये चीज़ भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कि यानी ये देखना कि कितने मेंबर्स, कितने सबऑर्डिनेट एक स्पेसिफिक मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। तो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, यानी एक जाल बिछाया जाता है कि ऊपर एक मैनेजर है, उसके नीचे कितने मैनेजर होंगे, वो मैनेजर आगे कितने लोगों को हैंडल करेंगे, कितने लोगों को जवाब देंगे। तो यानी ये स्पैन ऑफ कंट्रोल के कौन किसको जवाबदेह होगा, ये सारा क्या कहलाता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो मैनेजर के पास इसमें जो मेन चीज़ें हैं कि मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन बिल्कुल कम भी नहीं, यानी इतने सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए जिनको वो इजीली हैंडल कर सके, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। ठीक है, इतने तो हों कि कम से कम जो जिस काम के लिए उसने रखे हुए हैं सबऑर्डिनेट्स हैं उसके, वो पूरा तो हो। ठीक है, लेकिन इतने भी नहीं होने चाहिए कि वो उनको हैंडल ही ना कर सके, उनके मसाइल ना समझ सके, उनको गाइड भी ना कर सके, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब इतने होने चाहिए कि इजीली वो हैंडल कर सके। उसके बाद जो है वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल नहीं होनी चाहिए, कि आप ये ना करो कि मैनेजर जो है वो लाहौर में बैठा हुआ है, ठीक है, और उसके सबऑर्डिनेट्स कराची में काम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुश्किल हो जाता, होता भी है ऐसा कि आपके काम को जो है दूर से आपको करना पड़ता है लीड, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आपकी जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो नैरो रहे। कोशिश करें कि जो कराची में काम हो रहा है उसका मैनेजर, उसका हेड जो है, बेशक वॉइस हेड ही हो, लेकिन वो आप कराची में ही ढूंढ लें जो उनके काम की फ़ौरन निगरानी कर रहा हो। ठीक है, बहुत ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए, बहुत नैरो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डिपेंड करता है वैसे हालात पे, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो ब्रॉड नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि सबऑर्डिनेट्स वर्क दैट्स लिटिल इंटरेक्शन विद अदर्स इज़ रिक्वायर्ड। उनको अब काम, उनका जो काम है सबऑर्डिनेट्स के काम का, उसके लिए उन्हें ज़रूरी है कि वो इंटरेक्शन करेंगे दूसरों के साथ, अकेले तो नहीं हो सकता। उसके बाद मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स के अंदर भी जो है वो होना चाहिए, थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड होता है कि वो बात करें। उसके बाद जो है काम है वो सारे वर्कर्स का एक जैसा होना चाहिए। अब जो एक मैनेजर के अंडर जो काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स, उनका काम एक जैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद उनकी प्रॉब्लम्स एक जैसी होनी चाहिए। फिर सबऑर्डिनेट्स जो लोकेट करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जो फिजिकली, ज़ाहिर सी बात है, एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है, लोकेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद है मैनेजर जो है वो
उसको कुछ जो है नॉन सुपरवाइज़री ड्यूटीज़ भी करनी पड़ती हैं, यानी कभी-कभी उसको सुपरवाइज़ तो करना ही होता है काम को, लेकिन उसे कभी-कभी अपने लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। उनके अगर पर्सनली कोई मसाइल हो गए जिसकी वज़ह से वो मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो ये सारे काम भी फिर उन्हें देखने पड़ते हैं कि अपने वर्कर्स को खुश रखना ताकि काम अच्छे से हो सके। तो कुछ नॉन सुपरवाइज़री ड्यूटीज़ भी देनी पड़ती हैं एक मैनेजर को। उसके बाद एडिशनली हेल्प, जो मैं कह रही थी पहले ही बात हो चुकी है कि एडिशनली हेल्प देनी पड़ती है अपने असिस्टेंट्स को जो है वो सेक्रेटरीज को। उसके बाद जो वर्क जो है वो चैलेंजिंग होना चाहिए, इतना चैलेंजिंग हो कि मोटिवेट करे आपके सबॉर्डिनेट्स को कि वो अच्छा काम करें। इतना नॉर्मल भी ना होना चाहिए कि आपके सबॉर्डिनेट्स बिल्कुल डल हो जाएँ, तो आपका काम थोड़ा चैलेंजिंग इतना होना चाहिए कि वो मोटिवेट करे आपके सबॉर्डिनेट्स को। उसके बाद हायरार्किकल जो लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरीके से होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है टॉल स्ट्रक्चर, एक होता है फ्लैट स्ट्रक्चर। टॉल स्ट्रक्चर में ये होता है कि स्पैन जो मैनेजमेंट का है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसमें लेवल्स ज़्यादा होते हैं, यानी ऊपर एक मैनेजर है, फिर उसके नीचे 2 मैनेजर्स हैं, फिर उसके नीचे 3 है, फिर नीचे वर्कर्स हैं, इस तरह। ठीक है, लंबा यानी ज़्यादा उसमें लेवल्स होते हैं हायरार्की के। जो फॉल्ट फ्लैट स्ट्रक्चर होता है उसमें ज़्यादा नहीं होते। उसमें ये होगा कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में ऊपर एक सीईओ है, ज़्यादा से ज़्यादा या तो उसके नीचे सारे वर्कर्स काम कर रहे होंगे या फिर उसके नीचे चलो 2 और लगा लें आपके, नीचे 3 या 4 मैनेजर्स होंगे। लेकिन ये जो होती है इसमें लोग बहुत ज़्यादा होते हैं एक लेवल पे। इसमें ये फ़र्क होता है कि ये वाइड होती है, इसमें लेवल्स ज़्यादा नहीं होते लेकिन एक लेवल पे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका स्पैन जो है वो वाइड होता है। फिर उसके बाद है आगे हम देखते हैं जो बहुत ज़्यादा टाल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो ओवरहेड जो है वो होता है, उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। अब एक बंदे ने एक बात करनी है तो वो उसने आज अपने सर को बोली, उसने ऊपर सीनियर को बोली, उसने ऊपर बोली, वो बेचारे एम्प्लॉय की बात ऊपर हेड तक पहुँचते-पहुँचते हफ्ता लग जाता है। यानी ये चीज़ होती है कि डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन बहुत स्लो हो जाती है इसमें। फिर उसके बाद आप डाउन साइजिंग क्या होती है? डाउन साइजिंग ये प्रोसेस होता है कि आप रिड्यूस करते हो मिडिल मैनेजमेंट की लेयर्स को, यानी अगर आप मिडिल में 3 या 4 मिड लेवल के मैनेजर्स हैं तो उसको आप रिड्यूस कर दो, 2 बना दो, ठीक है? तो ये श्रिंक करना साइज़ को, वर्कफ़ोर्स के साइज़ को श्रिंक करना, ये डाउन साइजिंग है। उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग ये है कि आप पूरा रीस्ट्रक्चर करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ओपनली, आप कभी जो है पूरा किसी उम, कुछ पूरे आप डिपार्टमेंट्स ही अलग कर दो, ख़त्म कर दो, या कुछ जो है वो उसको ऐड कर दो, या कोई पूरा स्पैन ऑफ कंट्रोल में रीस्ट्रक्चर करना उसे, ठीक है? अब उसके बाद हम चलते हैं सेंट्रलाइज़ेशन और डिसेंट्रलाइज़ेशन की तरफ। सेंट्रलाइज़ेशन होती है कि पूरी पावर और अथॉरिटी टॉप लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, टॉप लेवल पे जो लोग हैं, चाहे 1 है चाहे 2 हैं, उनके पास हो। डिसेंट्रलाइजेशन ये होती है कि अपनी कुछ अथॉरिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आप डाउन लेवल, लोअर लेवल पे जो आपके फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं या आपके जो मिडिल मैनेजर्स हैं उनको भी दो, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होती है, ठीक है? अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे डिसीजन जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ पॉलिसीज़ होता है, प्रोसीजर होता है, सब कुछ, और कुछ सिचुएशंस होती हैं कि आप जो हर लेवल है उसने सारे फैसले करने होते हैं, ठीक है? अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि डिसीजन मेड जो है वो लोअर लेवल भी कर रहे होते हैं, लोअर लेवल पे पॉलिसीज़ जो हैं ऐसी बनी होती हैं प्रोसीजर्स के, मतलब डिसीजन जो है सिर्फ ऊपर नहीं होगा, नीचे वाले भी लोअर लेवल के मैनेजर्स भी फैसला कर रहे होते हैं। तो अब इनके हम कुछ फ़ायदे देख लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन का एक फ़ायदा ये होता है कि कोऑर्डिनेट किया जा सकता है जो है वो वेरियस एक्टिविटीज़, जो वेरियस यूनिट्स के जो इंडिविजुअल्स की एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक बंदा उनको देख रहा है ना, वो एक ही बंदा सबको मैनेज कर रहा है, उसने प्रोडक्शन को भी देखना है, उसने जाके जो है वो देखना है कि एचआर डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, सब कुछ, तो वो कोऑर्डिनेट कर लेता है एक्टिविटीज़ को। उसके बाद टॉप मैनेजर जो है वो उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो अच्छे डिसीजन कर सकता है, इस वजह से भी कहा जाता है कि सेंट्रलाइजेशन अच्छी है। उसके बाद अगर टॉप मैनेजर, उसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है डिसीजन की सिचुएशन पे, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा डिसीजन लिए होते हैं, उसे हर वक्त डिसीजन मेकिंग करनी पड़ रही होती है, तो इस वजह से भी जो सेंट्रलाइजेशन अच्छी होती है। उसके बाद है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स कैन बी अवॉइडेड। जो डुप्लीकेशन होती है एफर्ट्स की हर ऑर्गेनाइजेशन के हर यूनिट में जाके ये काम करने की, तो वो डुप्लीकेशन कम हो जाती है। अब एक बंदे ने एक फैसला ले लिया तो सारी ऑर्गेनाइजेशन को वो इफेक्ट करेगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज प्रमोटेड, कि एक बंदा जब लीड कर रहा होता है तो सब बंदे उसको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से लीडरशिप स्ट्रॉन्ग होती है। अब हम कुछ देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे भी हैं कि टॉप मैनेजर जो है वो, अब क्योंकि टॉप लेवल पे 2 या 3 लेवल अगर होंगे, या टॉप मैनेजर अपनी जो अगर डिसेंट्रलाइज कर देगा, मिडिल लेवल के मैनेजर को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देगा, तो टॉप मैनेजर जो है वो कंसंट्रेट कर सकेगा अपने साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पे, यानी वो इर्द-गिर्द के माहौल पे ज़्यादा फोकस्ड रह सकेगा, अगर उसकी ज़िम्मेदारियाँ कम हो जाएँगी तो। उसके बाद जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको डिसीजन मेकिंग के चैलेंज देने की वजह से वो अपनी जॉब उनकी एनरिच होती है, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग फास्टर हो जाती है, क्योंकि नीचे लेवल के जितने मसाइल होते हैं फिर वो ऊपर नहीं जाते, नीचे वाले लेवल वाले खुद ही अपने हल कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसीजन मेकिंग की उनके पास अथॉरिटी होती है। उसके बाद जो इंडिविजुअल्स होते हैं लोअर लेवल पे, वो क्योंकि अपने प्रॉब्लम्स को ज़्यादा जानते होते हैं, ठीक है? अब जिस जो प्रॉब्लम से गुजरता है, कहते हैं जिस पे बीतती है वही जानता होता है।
तो वो जिस पे बीतती है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो बेहतर डिसीजन कर सकता है उसके बारे में। बजाय इसके कि अब मुझे ये मसला हो रहा है कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो टॉप लेवल के मैनेजर को उस लेवल का नहीं पता, वो उस लेवल से नहीं समझ सकता उस बात को जितना मैं समझ सकती हूँ। तो वो बात है कि वो जिस पे गुजरी है वो अच्छे से उसका फैसला कर सकता है, तो कहते हैं कि इस लिहाज से भी डिसेंट्रलाइजेशन अच्छी होती है। उसके बाद जो है वो रिलेटिवली इंडिपेंडेंट यूनिट मर्ज एज डिविजन्स विद मोर इजीली मेजर्ड आउटपुट्स, की जब अलग अलग होंगे डिपार्टमेंट्स, ठीक है, फंक्शंस के लिहाज से आपने उनकी डिवीजन की हुई है, तो हर एक की जो आउटपुट है उसको मेजर करना आसान हो जाता है कि कौन कितना काम कर रहा है। यानी हर डिपार्टमेंट अपना डिसीजन अगर खुद ले रहा है, कि यानी वो अपने फाइनेंस का डिसीजन खुद ले रहा है, ये डिसीजन उसकी प्रोडक्ट कैसे बनेगी खुद ले रहा है, फिर आप आसानी से मेजर कर सकते हो कि कौन सा डिपार्टमेंट कितनी तरक्की कर रहा है। अगर सबके फैसले आप ले रहे हो तो फिर इतनी आसानी से नहीं पता चलता। फिर उसके बाद है कि डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ऑर्गेनाइजेशंस को कब मूव करना चाहिए, किन हालात में। कहते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत जो लार्ज हो, ठीक है, एक मैनेजर जो है वो टाइम ना दे सक रहा हो या उसके पास इतना नॉलेज ना हो कि वो सारे किस्म के फैसले कर सके, तब डिसेंट्रलाइजेशन कर दो। उसके बाद अगर आपका ऑपरेशन जियोग्राफिकली डिस्पर्स है, कि आप जो मतलब मुख्तलिफ इलाकों में आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो फिर उसके लिहाज से भी आपको डिसेंट्रलाइजेशन कर देनी चाहिए। या फिर उसके बाद जो है वो टॉप मैनेजर है, वो कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं रखता, ठीक है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है सीखने पे कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो अगर वो नहीं कर सकता ऐसा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के साथ हैंडल नहीं कर सकता चीज़ों को, तो फिर वो डिसेंट्रलाइज कर दे। या फिर जो है वो एनवायरनमेंट ऐसा कि जो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है उसमें, आपको मुश्किल का सामना है, हालात मुश्किल हैं, डिसीजन मुश्किल हैं, तो उसमें फिर आप डिसेंट्रलाइजेशन कर दो। ये कुछ हालात हैं जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं। फिर उसके बाद है कि बहुत ज़्यादा कन्फिग्रेशन होती है लाइन स्टाफ और पोजीशन, जो है वो स्टाफ जो है लाइन पोजीशन में और स्टाफ पोजीशन में, कि यानी इनको अगर जब अपनी जिम्मेदारियां नहीं पता होती तो फिर कन्फ्लिक्ट होता है। अगर आप सबको अपनी उनकी पोजीशन जो है, लाइन वालों ने क्या काम करना है, स्टाफ पोजीशन पे लोगों ने क्या काम करना है, अगर ये पता चल जाए इनको, तो ये जो है वो ज़्यादा जो है वो अच्छा हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव बन जाती है। लाइन पोजीशन वो होती है कि इनकी ये अथॉरिटी और इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन्होंने मैं जो है वो गोल्स को अचीव करने में हेल्प करनी है, ठीक है, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्होंने अचीव करने में काम करना है। और स्टाफ पोजीशन वो होती है जिनका प्राइमरी पर्पज़ ये होता है कि इन्होंने प्रोवाइड करनी है वो सारी चीज़ें, एक्सपर्टीज़, गाइडलाइंस लाइन पोजीशन वालों को, जिसकी वजह से वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करेंगे। तो जब दोनों अपने अपने काम को समझते होंगे, पता होगा कि इसकी ये हद है, इसने अपनी हद क्रॉस नहीं करनी, ठीक है, लाइन वालों का काम है कि उन्होंने सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को, ठीक है, अचीव करने के लिए काम करना है। तो फिर जो है डिसीजन मेकिंग अगर स्टाफ पोजीशन वाले कर रहे हैं, तो फिर वो उस पे जब नहीं करेंगे सवाल, तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी। और स्टाफ पोजीशन ने क्या करना है, चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ठीक है, प्रोवाइड करनी है, उनको एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करनी है, उनको सारे जो है सिस्टम जितना उनको चीज़ें प्रोवाइड करने का काम है वो इनकी ज़िम्मेदारी होगी। अब लाइन अथॉरिटी में जो फॉलो करते हैं, चेन ऑफ कमांड फॉलो करती है कि एक फॉर्मल हायरार्की होती है लाइन ऑफ अथॉरिटी में। अब जैसी बात टॉप लेवल पे भी है लाइन, उनका भी काम तो यही है कि गाइड करना और चीज़ें देना। और उसके बाद मिडिल मैनेजर भी है, लाइन जो है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी, तो ये लाइन अथॉरिटी में आ गए। फंक्शनल अथॉरिटी में वो लोग हैं जिन्होंने लाइन जो स्टाफ पोजीशन लाइन पोजीशन पे हैं, जो वो फंक्शनल अथॉरिटी उनकी हो जाएगी कि जिन्होंने फंक्शन पे काम करना है, ठीक है, जिन्होंने फंक्शन में संभालने हैं स्टाफ को, डिपार्टमेंट के जो फंक्शन हैं उनमें जो इन्वॉल्व होते हैं उन्हें वो संभालते हैं। तो वो कहते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट होता है इनके दरमियान, वो किस वजह से होता है, जब पर्सनल जो स्टाफ पर्सनल है वो लाइन अथॉरिटी के साथ जाके ऑब्सर्व करता है। उसके बाद है लाइन पर्सनल जो है जब बात नहीं मानते, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं मानता स्टाफ डिपार्टमेंट की, तो ये वजह से कन्फ्लिक्ट होता है। तो क्लैरिफाई अगर कर दिया जाए दोनों को, उनके काम को, और टीम वर्क वो करें, इनकरेज किया जाए दोनों को, तो कन्फ्लिक्ट कम हो सकता है। फिर उसके बाद है कुछ हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेशन होती हैं। हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेशन के लिंकेज एक्टिविटीज़ का मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की जो सिमिलर लेवल पे हैं उनकी एक्टिविटीज़ को जो है वो लिंकेज किया जाए आपस में। तो हॉरिज़ॉन्टल की कोऑर्डिनेशन की जो ज़रूरत है वो इसलिए है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स में एक ही काम रिपीटिवली होना चाहिए, होता है, ठीक है, मतलब आप मुख्तलिफ एक ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मान रही हैं, तो हर एक को इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, तो एचआर डिपार्टमेंट भी सबका है, तो होना है, तो इन सब में अगर कोऑर्डिनेशन हो जाएगी तो आसान हो जाएगा काम करने का। इससे क्या होता है, फैसिलिटेट होती है कि जब ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो वो एक दूसरे से व्यूज़ शेयर करते हैं, तो इनोवेशन ज़्यादा होती है, प्रॉब्लम्स भी जल्दी अवेयर हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को इजीली जो है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनमें जो डेवलपमेंट आइडियाज़ वो भी दे सकते हैं साथ, वो भी जो हैं वो साथ शामिल हो सकते हैं। फिर क्या कहते हैं मैनेजरियल इंटीग्रेटर, कि जो मैनेजर्स होते हैं डिपार्टमेंट के, अगर वो उनमें इंटीग्रेशन हो, गिवन टास्क जो उनको दिया गया अगर वो एक दूसरे से बात कर लेंगे, तो इससे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन आ सकती है। यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, ठीक है, जिसने ओवरऑल प्रोजेक्ट को संभाला हुआ है। एक प्रोडक्ट मैनेजर होता है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम कर रहा होता है, ठीक है।
तो अगर और उसके बाद एक ब्रांड मैनेजर भी हो सकता है कि जो आगे इस ब्रांड को आगे कर रहा है। तो अगर ये सारे मैनेजर्स एक दूसरे से बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी अलग-अलग है, लेकिन इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से मैच हो रही होती हैं। तो अगर एक दूसरे से बात कर लेंगे, इंटीग्रेशन इनकी अच्छी होगी, तो एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव तरीके से काम कर सकती है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।